मैं 25 साल का हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी छोटी साली भी हमारे साथ रहती है। एक दिन बीवी घर पर नहीं थी और मैं टीवी देख रहा था। तभी साली अचानक कमरे में आई और मुझे गिराकर चूमने लगी। मेरे मना करने के बाद भी उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और उसने वो सब कर डाला जो अमूमन बेबी करती है। अब वो मुझसे रोजाना संबंध बनाने को कहती है और रात में भी अपने साथ सोने को कहती है। मना करने पर अपनी बहन को बताने की धमकी देती है। दरअसल मेरी ईशा की बहन काव्या मेरी ईशा से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं उससे बातें करता, हंसी मजाक करता जब भी मैं उसके घर जाता हूँ। मेरी पोस्टिंग नैनीताल हो गई है। हम पति पत्नी साथ में रहते हैं। तो मेरी ईशा ने कहा कि क्यों ना अपनी बहन को यहाँ पर कुछ दिनों के लिए बुला लिया जाए। तो फिर मैं भी कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बुला लो। मैं भी तो आखिर काव्या के साथ समय बिताना चाहता था। उसका हुस्न और उसके शारीरिक बनावट कुछ ऐसी है कि कोई भी देखे तो एक बार में ही काव्या का दीवाना हो जाए। और मैं तो उसका जीजा हूं और साली पर तो आधा हक उसके जीजा का होता है। तो मेरी ईशा ने फोन करके अपने माता पिता से इस बात की इजाजत ले ली कि काव्या कुछ दिन हमारे पास रहेगी। उसका मन लग जाएगा और वो नैनीताल भी घूम लेगी। तो माता पिता ने ये इजाजत दे दी। तो फिर मेरी ईशा रीमा ने नैनीताल से मुझे भेजा भोपाल काव्या को ले आने। तो फिर क्या था, मैंने अपनी गाड़ी उठाई और फिर अपनी 4 व्हीलर से ही काव्या को लेने चला गया। मैं जब भी अपनी ईशा के घर जाने अपने ससुराल जाता तो काव्या मेरा खूब आवभगत करती। जीजू जीजू करके मेरे आगे पीछे घूमती और ये मुझे अच्छा लगता। काव्या जब मैं अपने ससुराल में पहुंचा तो वो समेत सलवार पहनी थी और उसके सीने को भार बाहर आ रहे थे। बिना दुपट्टा किए वो दौड़ते भागते मेरे पास आई और आकर मेरे गले से लिपट गई। काव्या मेरी साली ऐसे ही थी। वो कभी मेरे गले में हाथ लगाकर मुझे चूम जाती तो कभी कसकर मेरे गले लग जाती। सास ससुर को आमने सामने ना पाकर मैं भी काव्या को कसकर गले लगा लिया। उसके बदन से एक अलग तरह की खुशबू आ रही थी जिसे मैं नशे में आ रहा था, लेकिन मैं खुद को रोक लिया। काव्या बच्चों की तरह मेरा हाथ खींचकर घर के अंदर ले गई। सास ससुर रूम से बाहर हैं और उन्होंने मेरा स्वागत किया। इसके बाद सासू माँ ने सारा खाना मेरे पसंद का बनाया हुआ था। हल्का फुल्का खा के मैंने कहा कि रात बहुत हो चुकी है, हमें निकलना होगा नैनीताल के लिए, वरना पहुंचने में ही काफी टाइम लग जाएगा। काव्या ने कहा, जीजू मैं तो कब से तैयार हूं। फिर सास ससुर ने कहा, समीर बेटा आप चाहो तो सुबह चले जाना। मैंने कहा, सुबह मेरी जरूरी मीटिंग है जो मुझे अटेंड करना बहुत जरूरी है, मुझे अभी निकलना होगा। तो सास ससुर ने कहा, ठीक है जैसे आपकी मर्जी। तो मैं काव्या को लेकर, रात का समय था, हवा शीतल चल रही थी। काव्या जैसे ही पीछे की सीट पर बैठने गई, मैंने उससे कहा, काव्या आगे की सीट खाली है तो फिर पीछे क्यों बैठ रही हो। तो काव्या आकर आगे की सीट पर बैठ गई। न जाने क्यों काव्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो मुझसे थोड़ी शर्मा रही है। उसकी नजरें नीचे थीं। मैंने काव्या से कहा, काव्या क्या हुआ, कुछ बातें नहीं कर रही हो। तो उसने कहा, जीजू ऐसी बात नहीं है, आज मैंने पूरे दिन आराम नहीं किया तो मुझे थकान सी लग रही है। कॉलेज से आने के बाद मैं कुछ काम से अपनी सहेलियों के घर चली गई थी। इसके बाद आकर के मैं पैकिंग की तो मैं जरा भी आराम नहीं कर पाई थी। तो सर भारी भारी सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सो जाऊं। तो फिर मैंने कहा, तो फिर सो जाओ, मेरे कंधे पर अपना सर रख दो। तो काव्या अपनी नजरें नीचे कर ली। रास्ता खाली था, शीतल हवाएं चल रही थीं। मैं काव्या के साथ जो आधी रात में सफर कर रहा था। मैं बार बार गाड़ी चलाते हुए उसे देखा। उसके छाती के उभार ब्रा से बाहर आ रहे थे। मेरी नजर बार बार वहीं जाकर ठहर जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके सीने के बाहर को चूम लूं और कसकर उसे बाहों में भर लूं। काव्या के जांघों पर मैंने एक हाथ रख दिया और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। काव्या को देखकर लग रहा था कि उसे ये सब अच्छा लग रहा है। मैंने उसके सर को अपने कंधे पर रख दिया और धीरे धीरे मैं सहलाने लगा और उससे कहा, काव्या अभी पहुंचने में बहुत समय है, तुम आराम से मेरे कंधे पर सर रख के सो जाओ। तो वो धीरे धीरे सोने लग गई। उसके गुलाबी होंठ, गोरे गाल, लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। काव्या का दुपट्टा सड़क करके नीचे गिर गया था। उसके सीने के उभार अंदर तक साफ नजर आ रहे थे। मैं एक हाथ से उसके कंधे पर हाथ रख के धीरे धीरे उसके सीने के भार को मैं छूने लगा और अपना हाथ अंदर कर दिया। मैं धीरे धीरे मसलने लगा। मेरे अंदर एक नशा छा रहा था। काव्या वो जब मैं देखा तो वो गहरी नींद में सो रही थी। ये सब करते हुए न जाने मेरे अंदर क्या हो रहा था, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। काव्या का हुस्न, काव्या की शारीरिक बनावट ऐसी थी कि कोई भी उसे एकटक देखता रह जाए। उसके चुस्त समेज और उसके सीने को भार मेरी मदहोशी बढ़ाए जा रहे थे। मैंने उंगलियों को उसके होठों के पास ले जाकर के मसलने लगा। धीरे धीरे मैं उसके पूरे जिस्म को चूमने लगा। ये सब करते करते मैं नशे में आ गया। मेरी गाड़ी को किनारे लगाया और रोक दिया। इसके बाद काव्या को सीट पर मैंने लेटा दिया। मैंने उसके समेज को ऊपर कर दिया और सलवार को नीचे खिसका दिया। उसके जिस्म देखकर मैं पागलों हुए जा रहा था। इसके बाद पागलों की तरह उसे चूमने लगा, उसके होठों को मसलने लगा।
काव्या कसमसा रही थी, लेकिन वो गहरी नींद में सो रही थी। मैंने धीरे धीरे रागिनी की पूरी सलवार उतार दी और उसे पागलों की तरह पूरे जिस्म में मैं चूमने लगा, उसे मसलने लगा। और उस रात मैंने उसके साथ वो सब किया जो मैं इतने सालों से करना चाहता था। मेरी साली काव्या मेरी ईशा रीमा से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद काव्या को मैं बाहों में भरकर नैनीताल की ओर चल पड़ा। नैनीताल पहुंचकर काव्या को मैंने जगाया। मेरी ईशा उसे कमरे के अंदर ले गई और कहा, काव्या तू ठीक है? क्या हुआ दीदी? कुछ थकान सी लग रही है और शरीर में हल्की सी दर्द लग रही है। ये सुनकर मैं घबरा गया, कहीं काव्या कुछ और ना बोल दे कि मेरी ईशा को शक हो जाए। तो मैंने कहा, अरे दिन की थकी है और गाड़ी में भी सही से सो नहीं पाई, इस वजह से उसे थकान लग रही होगी। उसे कमरे में ले जाओ और सोने के लिए कह दो। मेरी ईशा रीमा ने काव्या को कमरे में आराम करने को कह दिया। हम रात के तकरीबन 3 बजे पहुंचे थे। इसके बाद मैं भी अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरी ईशा रीमा स्कूल में प्राइवेट टीचर है और वो सुबह 8 बजे तकरीबन स्कूल के लिए निकल जाती है और मैं 10 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलता हूं। आज जब रीमा स्कूल के लिए निकल गई तो मैं और काव्या घर में अकेले थे। मैं काव्या को देखने गया तो देखा बाथरूम में पानी की आवाज आ रही है और मैं जाकर के देखा वो बाथरूम में नहा रही थी, खुले बदन, और मैं उसे यूं ही ऊपर से नीचे निहारने लग गया। तौलिए में लिपट जब वो नहा करके निकली तो मुझे वहां खड़ा देख के उसने कहा, जीजू आप ऑफिस गए नहीं? मैंने कहा, थोड़ी देर में चले जाऊंगा, इतनी भी जल्दी क्या है? वो धीरे धीरे अपनी नजरें नीचे झुका ली। मैंने काव्या को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, साले साहिबा आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और आपका हुस्न तो कोई भी देखकर पागल हो जाए। उसने धीरे से मेरे हाथ को अपनी बाहों से छुड़ाते हुए कहा, जीजू आप ये क्या कर रहे हैं? काव्या मुझे अपने से दूर मत करो, मैं ये जो कर रहा हूं वो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे मत रोको। इस खुले गीले बाल में तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे ये गुलाबी होंठ, तुम्हारी पतली कमर मुझे दीवाना बनाए जा रही है। लेकिन जीजू, दीदी, मैंने कहा, तुम्हारी दीदी? दीदी स्कूल के लिए चली गई है, घर में अब कोई नहीं है, बस मेरे और तुम्हारे अलावा। मैंने काव्या को अपने गोद में उठाया और उसके कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया। काव्या शर्म से लाल हो रही थी और मैंने धीरे से तौलिया को खिसकाना शुरू किया। काव्या तौलिया बार बार अपने हाथों से पकड़ लेती और कहती, नहीं जीजू ये गलत है। मैंने कहा, काव्या प्लीज मुझे मत रोको, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जितना हक तुम्हारी दीदी का मुझ पर है उतना ही हक तुम्हारा मुझ पर है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें पाना चाहता हूं, तुम्हें जी भर के चूमना चाहता हूं। तुम मेरी हो काव्या, मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूं। ये कहते कहते मैं तौलियों को उसके हाथों से छुड़ाते हुए धीरे धीरे करके हटा फेंका। उस दिन काव्या का यूं खुला बदन देख करके मैं अपने आप पर काबू ना पा सका और उसे जी भर के मैंने प्यार किया। काव्या भी इसके बाद से मुझे मना नहीं करती और मुझे जब भी मौका मिलता मैं काव्या को अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करता। अब तो स्थिति ऐसी थी कि काव्या एक दिन भी मेरे बिना ना रह पाती। नैनीताल की वे सर्द सुबहें और धुंध भरी शामें हमारे बीच एक मखमली एहसास घोल रही थीं। रीमा के स्कूल जाते ही घर की खामोशी हमारी धड़कनों से गूंज उठती थी। काव्या, जो कभी झिझकती थी, अब वो खुद मेरे इंतजार में सज धज कर बैठने लगी थी। उसके गीले बाल और चेहरे पर फैली मासूमियत मुझे हर पल उसकी ओर खींचती। हम घंटों एक दूसरे की बाहों में खोए रहते, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। जब कभी हम बाहर घूमने जाते तो ठंडी हवाओं के बीच उसका मेरा हाथ थाम लेना और अपनी नशीली आंखों से मुझे निहारना मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देता था। वो अक्सर मेरे करीब आकर धीरे से फुसफुसाती कि उसे मेरे बिना अब एक पल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी सांसों की गर्माहट जब मेरे चेहरे को छूती तो ऐसा लगता मानो कोई पुरानी अधूरी दुआ पूरी हो रही हो। वो कभी शरारत से मेरे कानों के पास आकर अपनी रेशमी जुल्फों को झटकती तो कभी अपनी नन्ही उंगलियों से मेरे चेहरे की लकीरों को ऐसे सहलाती जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे बेहतरीन कृति को छू रहा हो। उसके लबों की वो गुलाबी रंगत और मुस्कुराहट में छिपा वो समर्पण मुझे ये भूलने पर मजबूर कर देता कि दुनिया की नज़रों में क्या सही है और क्या गलत। हमारे बीच का वो रोमांस नैनीताल की वादियों की तरह ही गहरा और जादुई होता जा रहा था, जहां हम दोनों एक दूसरे के वजूद में इस तरह घुल गए थे कि अब जुदा होना मुमकिन ही नहीं लग रहा था।